बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। मैम मैं भी आ गया। हाँ चिंटू, तुम क्यों नहीं आओगे? तुम तो मेरी हर क्लास में आते हो। मैम ये बताओ ना, आज आपके पिटारे में क्या है? चलो हम देखते हैं। चिंटू, आज हमारे पिटारे में संगवाद निकला है, यानी हम 10th क्लास सिविक्स का चैप्टर संघवाद, जिसे फेडरलिज्म भी कहते हैं, वो पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा मैडम, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा चिंटू, ये बताओ मैं ये यहाँ पर क्या बना रही हूँ? सबसे ऊपर केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे उससे नीचे ले लेती हूँ क्षेत्रीय सरकार, ठीक है, कई जगह से राज्य सरकार भी कहा जाता है। सबसे नीचे मैं ले लेती हूँ स्थानीय सरकार। तो ये क्या बनाया है मैंने? मैम ये तो आपने उच्चतर से लेकर निम्नतर तक शासन के विभिन्न स्तरों को दिखाया है। हाँ चिंटू, बिल्कुल सही बात है। ये उच्चतर से लेकर निम्नतर तक शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा है। मैम ये तो आपने हमें पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था ना? अरे वाह चिंटू, तुम तो जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हो बड़ा पढ़ने लग गए हो। वेरी गुड। मैम थैंक यू। मैम ये तो सत्ता का साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण है। वेरी गुड चिंटू, बिल्कुल। ये जो सत्ता की साझेदारी में हमने जो ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में पढ़ा था, वही है जिसमें शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता यानी कि पावर का बंटवारा होता है, और यही संघवाद कहलाता है। साधारण शब्दों में इसे ही हम संघवाद कहते हैं। मैम मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बेटा, मैं आपको एक उदाहरण दिखा रही हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में, कि बेल्जियम ने संविधान में क्या किए थे? मैम बदलाव किए थे, वो भी 4 बार। हाँ, बेल्जियम ने संविधान के अंदर बदलाव किए थे, ठीक है। और 1993 में उसने क्या किया? प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए, ठीक है। ये जो चेंजेस हुए थे 4 बार हुए, और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए। संवैधानिक अधिकार का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ये जो अधिकार है ये उन्हें संविधान से मिले हैं, ठीक है। दूसरा उसने किया था कि प्रांतीय सरकारों, जो भी प्रांतीय सरकारें थी ना, वो अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी। देखो प्रांतीय सरकारें तो पहले भी थी, ठीक है, लेकिन जब संविधान में बदलाव हुए तो जो संवैधानिक अधिकार प्रांतीय सरकारों को मिल गए थे,
उसकी वजह से प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। ठीक है, और इस तरह से बेल्जियम ने किस शासन व्यवस्था को अपना लिया? बताओ चिंटू। मैम शायद संघीय व्यवस्था। हाँ, इस तरह से बेल्जियम ने संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। लेकिन श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था ही रही थी, पढ़ा था ना? वहां पर एक ही सरकार का शासन था। लेकिन बेल्जियम में संविधान में बदलाव करके प्रांतीय सरकारों को अब केंद्र से स्वतंत्र कर दिया। अब प्रांतीय सरकारें भी अपने क्षेत्र में काम कर रही थी और केंद्र सरकार भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही थी। ठीक है चिंटू, समझ आ गया? मैम बहुत अच्छे से। अच्छा, देखो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये एक मैं ऐसे ही डायग्राम बना देती हूँ। ये जो है ये है हमारी केंद्रीय सरकार, जिसे हम केंद्रीय सरकार कह देते हैं। ठीक है, और ये हमारी इधर हम बना देते हैं हमारी क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार तो एक होगी, लेकिन क्षेत्रीय सरकार तो कई हो सकती है ना। एक कंट्री में क्षेत्रीय सरकार तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो देश है वो कितना बड़ा है। तो ये हो गई आपकी क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, मैम आपने केंद्रीय सरकार को मोटा क्यों बनाया है? बिल्कुल चिंटू, तुम सही रास्ते पे हर बात मेरी पकड़ लेते हो। हमने केंद्रीय सरकार को इसलिए मोटा बनाया है क्योंकि केंद्रीय सरकार के ऊपर राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। अब यदि तुम भी बहुत अपनी पसंद की चीजों को खाओगे तो चिंटू तुम्हारा पेट भी तो मोटा हो जाएगा ना। तो जब राष्ट्रीय महत्व की विषयों की जिम्मेदारी हमने केंद्र सरकार को दे दी तो केंद्र सरकार तो मोटी होनी ही है। जैसे कैसे विषय हो सकते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय जो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आर्मी हो गया, ठीक है, और फॉरेन अफेयर्स हो गए। ठीक है, इस तरह के जो विषय होते हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। डिफेंस हो गया, आपका फाइनेंस हो गया। तो ये सारे इम्पोर्टेंट विषय हमने किसको दे दिए? केंद्रीय सरकार को दे दिए। ठीक है, और जो आपकी क्षेत्रीय सरकार होती है इसे हम क्या कह सकते हैं? राज्य सरकार भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय सरकार भी कह सकते हैं और प्रांतीय सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ये जो है ये रोजमर्रा के जो उनके राज्य में जो कामकाज होते हैं ना उनको देखते हैं। जैसे कि दैनिक शासन के कामकाज को देखना, ये काम किसका होता है? आपका राज्य सरकारों का, क्षेत्रीय सरकारों को। जैसे कि हम पुलिस, इसमें हम पुलिस डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना अच्छी तरह से? बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि एक केंद्र सरकार है और कई
आपकी क्षेत्रीय सरकार है। और यहाँ ये क्षेत्रीय सरकार देखो क्या एक ही बात बोल रही है। क्या बात बोल रही है? वो कह रही है कि तुम भी स्वतंत्र और हम भी स्वतंत्र। किसको कह रही है? ये केंद्र सरकार को कह रही है, राज्य सरकार, कि आप भी फ्री हो और आपको राष्ट्रीय महत्व के विषय दे दिए हैं, लेकिन आप अपना काम करो और हमें अपने राज्य में जो कामकाज करने हैं वो हमें देखने दो। तुम भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। मैम ये तो बहुत अच्छा है, सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा, तो उससे तो सारा काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। हाँ चिंटू, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जो मैंने आपको संघीय व्यवस्था के बारे में बताया कि संघीय शासन में सत्ता का बंटवारा हो रहा है विभिन्न इकाइयों के मध्य, तो ये संघीय शासन की विशेषताएं क्या होती हैं, इसे हम संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि पहला जो फीचर या संघीय शासन की पहली विशेषता है उसमें हम देख लेते हैं वही बात कि केंद्र सरकार है, ठीक है, और क्षेत्रीय सरकार है। क्षेत्रीय सरकार तो कई हो सकती है ना, और बड़ी खुश है क्षेत्रीय सरकार क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपना कामकाज कर रही हैं। ये क्षेत्रीय सरकारें हो गई, ठीक है। और इससे भी नीचे कई जगह क्षेत्रीय सरकारों से भी नीचे, क्योंकि यदि देश बहुत बड़ा है तो क्षेत्रीय सरकारों से नीचे भी कुछ बटा होता है जिसे हम स्थानीय सरकार कह सकते हैं। जैसे आप हमारे भारत में देख सकते हो कि यहाँ पे जो नगर पालिका, ग्राम पंचायत वगैरह है, ये स्थानीय सरकारें हैं। तो इस तरह हमारे भारत में शासन के 3 स्तर नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इसका मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था की जो पहली विशेषता है वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है पहली विशेषता कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या अधिक स्तर होते हैं। ठीक है, ये हमारी संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है। अब हम दूसरी विशेषता पर आते हैं। दूसरी विशेषता में आप देखिए कि ये बहुत सारे नागरिक समूह हैं, ठीक है। एक कंट्री में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और इनके ऊपर शासन करने वाली सरकारें हैं। वो कौन कौन सी हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसका मतलब कि केंद्र सरकार भी एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन कर रही है, ठीक है, और राज्य सरकार भी उन्हीं नागरिक समूहों के ऊपर शासन कर रही है, और आपकी स्थानीय सरकार भी उन्हीं नागरिकों के ऊपर शासन कर रही है। इसका मतलब चाहे हमने सरकारों को बांट दिया है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार सभी एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करती है। तो दूसरी विशेषता हमारी ये आ गई कि शासन के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करते हैं। लेकिन
शासन की विभिन्न स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, चाहे एक ही नागरिक समूह पर शासन करें, पर कानून बनाने, ठीक है, कर को वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी वो एक ही नागरिक समूह पर शासन कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाने के लिए, कर वसूलने के लिए, प्रशासन करने के लिए उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और इसका वर्णन किस पे होता है? हाँ, संविधान में ये सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारी दो विशेषता के बाद अब तीसरी विशेषता आती है। अभी मैंने संविधान की बात की, और ये लो मैंने संविधान यानी जिस किताब में लिखा हुआ है, यही किताब ही तो संविधान है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लिखा गया है। तो ये जो किताब है, कानून की किताब, जिसे सर्वोच्च कानून भी कहा जाता है, इस संविधान में क्या लिखा है? सरकार के सभी स्तरों के अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों का क्या अधिकार क्षेत्र है, इन सब का वर्णन संविधान में किया गया है। और इस तरह ये संविधान क्या कर रहा है? सरकार के हर स्तर, कोई सा भी स्तर हो, 3 स्तर हमने पढ़ लिए हैं, कहीं कहीं 3 नहीं होते, 2 होते हैं, लेकिन चाहे 2 हो या 3 हो, सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कितना इंपॉर्टेंट है संविधान, कि संविधान में हर उन बातों को लिखा गया है जिन बातों की वजह से एक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, और ये सरकार के अस्तित्व की भी गारंटी दे रहा है, उनके अधिकारों के बारे में भी बता रहा है, साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। अब हमारी फोर्थ जो विशेषता है उसे हम बताते हैं। देखो, अब हमने आपको संविधान के बारे में बताया। अब आप सोचोगे कि मैम ये जो संविधान लिखा है, क्या इसकी कुछ बातों को बदला नहीं जा सकता? क्या उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं? यदि संविधान में बदलाव बिल्कुल हो सकता है जरूरत पड़ने पर, लेकिन संविधान में बदलाव करना एक संघात्मक शासन व्यवस्था में अकेले किसी केंद्र सरकार की बस में नहीं है। यानी खाली केंद्र सरकार ही इस संविधान में बदलाव नहीं कर सकती। यानी बदलाव कौन करेगा? ये केंद्र सरकार और ये आपकी राज्य सरकार, इन सब की सहमति होगी, तभी क्या होगा? आपके संविधान में बदलाव होगा। यानी क्या कह रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार? कि बदलाव हमारी सहमति से ही होगा। यानी आसान नहीं है
संविधान में बदलाव करना। संविधान में बदलाव करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति होनी आवश्यक है। तो ये 4 विशेषताओं के बाद अब 5वीं विशेषता आती है। ये हमारा क्या है? कानून, अदालत है, जो कानून की रक्षा कर रहा है। ये अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। देखिए, अदालत के नजर में सब समान होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अदालत है, ये क्या कर रही है? संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या कर रही है। यानी अदालत के द्वारा ही क्या हो रहा है? संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या हो रही है, ठीक है। सरकार के अधिकारों की व्याख्या का उत्तरदायित्व किसका हो गया? कानून का, अदालत का हो गया। और दूसरा, अब कभी समझो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों के मध्य अधिकारों को लेकर के क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए। किसके बीच में झगड़ा हो गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में झगड़ा हो गया अधिकारों के विषय को लेकर। तो ऐसे समय में निर्णय देने का काम कौन करेगा? अदालत करेगी, यानी न्यायपालिका करेगी। तो सरकारों के अधिकार, सरकार के अधिकारों के विवाद को सुलझाने का काम न्यायपालिका या अदालत का होता है। तो ये एक संघात्मक शासन व्यवस्था में विशेषता है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाए अधिकारों को लेकर के, तो इसके विवाद को सुलझाने का काम आपकी अदालत या न्यायपालिका करेगी। हाँ, तो बच्चों, हमारा संघवाद का जो 6th फीचर है वो क्या है कि आपको जब मैंने बताया है कि सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का बंटवारा है और सब अपने अपने क्षेत्र में रह करके काम करते हैं, तो ये काम करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो ये वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व विभाग होता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में ये कहा गया है कि सरकार के लिए राजस्व का अलग अलग स्रोत होगा, ठीक है। यानी कि जैसे जो भी राज्य सरकार है उनके लिए अलग से राजस्व विभाग हो गया, तो जितने भी राज्य सरकार है उनके लिए अलग अलग राजस्व के स्रोतों का निर्धारण होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 6th फीचर है, ठीक है। और साथ में ये राजस्व का ये निर्धारण, इसका उल्लेख कहाँ पर होता है? संविधान में इसका उल्लेख होता है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी वित्तीय स्वायत्तता भी सुनिश्चित हो जाती है और सब अपने अपने क्षेत्र में रह करके काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फीचर है 7th, उसमें क्या है? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की जो ये विशेषताएं बताई, इससे संघीय शासन का उद्देश्य क्या है? किस लिए कोई देश संघीय शासन व्यवस्था को अपनाता है? तो सबसे पहली बात
कि देश की एकता की सुरक्षा के लिए, साथ में उसको बढ़ाने के लिए, यानी एकता भी बनी रहे और उसका विस्तार भी हो। ठीक है, इसलिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। और दूसरा उद्देश्य होता है कि एक देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज होती है ना, तो क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करने के लिए भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। जैसे यदि हम भारत का उदाहरण दें, तो भारत में आप विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताओं को देखेंगे। और यदि एक देश को पूरा यूनाइट रखना है, एकजुट रखना है, उसकी अखंडता को बनाए रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्रीय विविधताओं का भी सम्मान हो और देश की एकता भी बढ़ी रहे। तो इसलिए हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि एकात्मक में क्या होगा, एक की ही मनमानी चलेगी। तो जहां डाइवर्सिटी है वहां के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त है। ठीक है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था के आपके जो है 7 फीचर्स हो गए। अब यदि मैं कहूं कि संघीय व्यवस्था की सफलता किस बात पे डिपेंड करती है, तो संघीय शासन व्यवस्था की सफलता, या कह दें कि आदर्श संघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था की सफलता के क्या आधार हैं। तो पहली बात तो है आपसी भरोसा, यानी सभी स्टेट्स में आपस में भरोसा होना चाहिए। जो भी संघात्मक देश होते हैं, जितने भी क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, उनका आपस में भरोसा होना चाहिए। और दूसरी बात, साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। तो इसी आधार पर एक आदर्श संघीय व्यवस्था कायम हो सकती है और एक संघीय शासन व्यवस्था है वो सफल हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक में, ये तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का तो अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, हमेशा आएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन बनता है कि संघीय व्यवस्था के प्रकार क्या है, मतलब किस तरह की संघीय व्यवस्था होती है। तो इसमें 2 तरह की संघीय व्यवस्था होती है बच्चों। एक को हम कह सकते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, और एक दूसरा वर्ड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मैं इंग्लिश का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आप थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हो। कमिंग टुगेदर मतलब आओ और साथ मिलकर के हम संघीय व्यवस्था को बनाएंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि कई राष्ट्रों को एक साथ लिया जाता है, कई राष्ट्रों को साथ लेकर, और जब कई राष्ट्र साथ में आ जाते हैं तो वो एक बड़ी इकाई का गठन कर लेते हैं, एक बड़ी इकाई का गठन। ठीक है, जैसे बहुत से राष्ट्र हैं, वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए या अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, कई राष्ट्र आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ी इकाई बना लेते हैं। इस तरह की जो संघीय व्यवस्था है इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी कहा जाता है, यानी कि
वो अपनी मर्जी से एक दूसरे से जुड़े। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं ना, उनको समान अधिकार होते हैं, यानी कि प्रांतों को समान अधिकार मिलते हैं। सारे प्रांत स्वतंत्र होते हैं और अपना समान अधिकार रखते हैं। और हालांकि ये कह सकते हैं कि ये प्रांत केंद्र से ज्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब अपनी सुरक्षा को, अपने आर्थिक विकास के लिए ये जानबूझ के कई राष्ट्र मिलकर के एक बड़ी इकाई का उन्होंने गठन किया है, और इस तरह से भी अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, साथ में अपनी पहचान को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके हम यदि उदाहरण दें तो इसके उदाहरण हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। ठीक है, दूसरा आता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब क्या है कि इसमें राज्यों का गठन किया जाता है और राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। यानी एक राष्ट्रीय सरकार होगी और बहुत सारी राज्य सरकार होंगी। ठीक है, और उनके बीच में सत्ता का बंटवारा होगा। ऐसा एक बहुत बड़े देश के अंदर होता है ताकि वो अपनी विविधताओं को बनाए रखें और देश की एकता भी बनी रहे। ऐसे में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, और इसमें राज्यों को समान अधिकार होता है, किंतु कुछ विशेष स्थिति में किसी दूसरे राज्य को ज्यादा अधिकार भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में पहले जो आपका आर्टिकल 370 के हटने से पहले जम्मू कश्मीर को ज्यादा अधिकार दिए गए थे, उनका अपना एक अलग संविधान था। ठीक है, तो अब तो हट गया आर्टिकल 370, लेकिन पहले ऐसा था। तो इस तरह से आप देखते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में राज्यों का गठन किया जाता है, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच में फिर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। तो इसमें उदाहरण में आपका भारत आ जाता है, बेल्जियम का उदाहरण हमने देखा ही है, ठीक है, वो भी आ जाता है, और स्पेन, ये कंट्रीज के उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एक तरह से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तीसरा किस तरह की संघीय शासन व्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो ये सब आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे आगे का लेकर के। ओके बच्चों, बाय बाय।